नमस्कार, शाम के बज गए हैं 4:30 और वक्त हो गया है देवभूमि का दंगल का। और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पहाड़ों पर आग, पानी की प्यास की। उत्तराखंड में गर्मियां आते ही एक नई आपदा जन्म लेती है, जो कि जंगलों में आग लगने से जुड़ी हुई है। आपदा से उत्तराखंड में कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो जाता है, जिससे वनों में रहने वाले जीव जंतु भी मारे जाते हैं और आसपास के गांव के लोगों को बिजली और पानी के संकट से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में सरकार और वन विभाग आने वाली चुनौती के लिए अपनी तैयारियां पूरी होने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में गर्मियों के सीजन की शुरुआत होते ही पहाड़ों पर जंगलों में आग का तांडव शुरू हो जाता है। हर साल सर्दी बढ़ने के साथ साथ आग की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा होता है। इस तरह की जंगल की आग से बचने के लिए वन विभाग हर साल लाखों रुपए खर्च करता है। वन विभाग भी अपने कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करते हुए हर साल आग से बचाव के लिए नए नए उपाय खोजता है। लेकिन बावजूद इसके हर साल उत्तराखंड में कई हेक्टेयर जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। गर्मी के सीजन आने से ठीक पहले वन विभाग के पास कागजों से आग को काबू करने के लिए प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन आग लगने का सिलसिला जब से शुरू होता है सभी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। अप्रैल के इस महीने में जब गर्मी की शुरुआत ही हुई है, अब भी वन विभाग के पास जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। जबकि आगे अभी और भी गर्मी बढ़ रही है। आपको बताते हैं कि अब तक कितना जंगल जलकर राख हुआ है और कितना नुकसान अभी तक वन विभाग को हो चुका है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ भी वन अग्नि दुर्घटना की बात है, जहाँ तक तो वन विभाग पूर्ण रूप से सजग है और हमने अपनी पूरी तैयारी की है। हर जिले में लगभग 15 क्रूज स्टेशन और मॉडल क्रूज स्टेशन बनाए हैं। इसके साथ साथ लगभग 7000 आदमी हम लोगों ने वन अग्निशमन के लिए इस सीजन के लिए तैनात किए हैं हमारा। और जो भी स्टाफ है अपरिहार्य कारणों को छोड़ते हुए सबकी छुट्टियां अग्निकाल में हम मंजूर नहीं कर रहे हैं, ताकि स्टाफ मौके पे और जंगलों में बना रहे। और इसके साथ साथ हम जो FSI से हमें अलर्ट्स मिल रहे हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग से भी हमने एक ऐप लिया है उनसे और MOU साइन किया है, जिससे मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके हमें तुरंत सूचना, कोई भी जन सामान्य भी उसको ऐप डाउनलोड करके हमें दे सकता है। वन क्षेत्रों में आग का तांडव 15 फरवरी से 3 अप्रैल 167 वनों में आग लगने की घटनाएं। आरक्षित वन क्षेत्रों में 129 तो सिविल में 48 घटनाएं हुई। 1.5 महीने में करीब 214.11 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग लगी। आपदा के चलते विभाग को करीब 6 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। दरअसल आग लगने की घटनाएं वन पंचायत के जंगलों के बजाय आरक्षित वनों में ज्यादा दिखाई देती हैं। ऐसे भी एक सवाल यह उठता है कि वन क्षेत्रों में प्लांटेशन को लेकर जो गड़बड़ी के सवाल उठते रहे हैं, कहीं इन आग की घटनाओं का उससे कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं। वैसे तो यह जांच का विषय है, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस मामले में आती है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को जंगल से दूर करने के कारण भी आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बेहतर होगा कि सरकार लोगों और वनों के बीच सामंजस्य को बरकरार रखे, जबकि सरकार भी अपने दावे कर रही है कि इस बार वन विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, जिनसे लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही वनों में आग लगने की घटनाओं में भी कमी आएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या संशय नहीं है कि जब जब आग लगती है तो पानी और बिजली दोनों का संकट रहता है।
तभी ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेज की जा रही हैं कि हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे हम जो नुकसान हो उसे सीमित कर सकें, कैसे हम पैरेलल व्यवस्था कर सकें कि अगर यहाँ कुछ होता है तो दूसरा एंगल से कहीं दूसरी जगह लाइंस को आगे कंटिन्यू किया जा सके, दूसरी जगह बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें दिक्कत ना आए। तो उस दिशा में सरकार गंभीर है और सोच समझ के काम करे। उत्तराखंड में वन विभाग द्वारा आग बुझाने के लिए हाई टेक्निक का भी प्रयोग किया जा रहा है। वन विभाग ने इसके अलावा अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया है ताकि हर साल की तरह लगने वाली जंगलों में आग से कम नुकसान। तो उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने की खबर जो है लगातार सामने आ रही है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं 3 दिवसीय दौरे पर। गोरखपुर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तस्वीरें सीधा गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। स्वीकार किया, इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ये विकास पुरुष आपके कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में पूरा प्रदेश वैभव एवं विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसा लग रहा है मानो राम राज्य लौट आया हो। न्याय, सत्य, समता आदि सद्वृत्तियों को जैसे परम पोषण मिल गया हो। सर्वत्र शांति की अटल ज्योत्सना परिव्याप्त है। हे मानव प्रेमी, विकट आपदा काल में आपकी सर्वत्र करुणा प्रेरित उपस्थिति से कराहती मानवता को त्राण मिला है। आपके प्राप्त धैर्य एवं संबल के सहारे वह दुर्घट काल पार हो गया है। उत्साह एवं उमंग का सूरज एक बार फिर चमक उठा है। हम परम सौभाग्यशाली हैं, उस कालखंड में रह रहे हैं जिसे आपका नेतृत्व एवं सानिध्य प्राप्त हुआ है। अतः हे सन्यासी प्रवर, समस्त भारत सेवाश्रम संघ परिवार एवं समस्त हिंदू समाज कामना करता है कि आप दीर्घायु, आपके यश कीर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। मां जगदम्बा आपको और शक्ति प्रदान करे ताकि न्याय और धर्म का मार्ग ऐसे ही चलता रहे। संस्था की तरफ से मेरा अनुरोध है कि सम्मान पत्र प्रदान करें और उपस्थित जनसमूह से अभिनंदन है। उपस्थित जनसमूह के द्वारा अनुरोध है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन प्रतिवर्ष हमारे मध्य इसी प्रकार होता रहे। भारत सेवाश्रम संघ परिवार इस संबंध में विशेष रूप से अनुग्रहित है कि पूज्य महंत योगी राज गंभीर नाथ जी महाराज से दीक्षित स्वामी प्रणवानंद जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा हेतु और जब धर्म की प्रभावना क्षीण हो रही थी, उस धर्म की प्रभावना को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए तपोमयी सेवा भावना के साथ इस संपूर्ण विश्व में मानव मात्र के कल्याण की भावना से भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा के माध्यम से त्रिविधा ताप से पीड़ित मानवता का एक उद्धार हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं भारत सेवा आश्रम में, वहां की तस्वीरें आप देख रहे थे। बोलते हैं देवभूमि का दंगल में आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है जंगलों में जिस तरह से आग लगी हुई है। एक के बाद एक घटनाएं उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही है और इस आग लगने की वजह से जिस तरह से तमाम जो जंगली जीव जंतु हैं उनको अपनी जान से हाथ तो धोना ही पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो आम लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं बिजली, पानी जैसी जो मूलभूत समस्या है उनसे कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं और उनसे आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी संगीता शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। यूकेडी नेता वीरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुंवर जपेंद्र सिंह जी आपसे। सर, आग लगने की जो घटनाएं हैं लगातार हो रही हैं, सरकार क्या कर रही है आग बुझाने के लिए?
देखिए, गर्मियों का आगमन होते ही जंगलों में इस तरह से आग लगना ये पिछले काफी समय से एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसे मानवीय भूलों से भी जोड़कर देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं इसे दूसरे एंगल से भी सरकार देखकर निश्चित तौर पर उस और भी कदम बढ़ा रही है कि हमारे प्रदेश की जो वन संपदा है उसे नुकसान से कैसे बचाया जाए। और ये अचानक जो आग लगने की घटनाएं होती हैं ये गर्मियां शुरू होते ही होती हैं और कई बार इसमें एक नेचुरल वो भी है कि कहीं ना कहीं गर्मियों में वो संभावना बढ़ जाती है और उसे मानवीय भूलें उसमें निकलकर सामने आती हैं और दूसरी तरह की चीजें निकल के सामने आती हैं। टूरिस्ट की मूवमेंट बढ़ जाती है और वहां कहीं ना कहीं बहुत सी सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इनके ऊपर निश्चित तौर पर संपूर्ण रूप से रोक लगाना निहायत आवश्यक है ताकि भविष्य में कभी भी हमारी जो संपदा है, वन संपदा है, उसका रत्ती भर भी नुकसान ना हो। और ये मात्र उत्तराखंड में नहीं है, ये सभी पर्वतीय राज्यों में, सीमावर्ती राज्यों में सभी जगह ये समस्या है। लेकिन उत्तराखंड निश्चित तौर पर प्रयास कर रहा है, राज्य सरकार प्रयासरत है कि इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाया जाए और जल्द से जल्द लगाया जाए। जी बिल्कुल, उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण विराम तो लगाया जाए, लेकिन कब लगेगा ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा भी जुड़ गई हैं। संगीता जी, लगातार जंगलों में आग लग रही है लेकिन अभी तक देखा जाए तो कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है और आरोप जो है वो तमाम विपक्ष भी लगा रहा है, लेकिन ठोस कदम उठाता हुआ कोई दिख नहीं रहा है। संगीता जी, 12 वर्षों की मैं बात करूं तो लगभग 13,000 से ज्यादा की आगजनी की घटनाएं हम देख पाएंगे बनागनी में। लेकिन अभी तक हर साल यही होता है कि जब फायर सीजन आता है, आग लगती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर इसके लिए पहले से एक पुख्ता तैयारी क्यों नहीं की जाती। जब हमें पता है कि गर्मियां आने वाली हैं और ये आग लगेगी ही, इसको रोका नहीं जा सकता, तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए जाते, न्यू टेक्नोलॉजी क्यों नहीं अपनाई जाती। ठीक है, अभी हमने ड्रोन से ये पता लगाना तो शुरू कर दिया कि आग लग रही है, पर उसके लिए और टेक्नोलॉजी क्यों नहीं लगाई जाती। हम फायर वॉचर की संख्या जो है वो क्यों नहीं बढ़ाते हैं वन विभाग में। हर बार आग लगती है हम यही कहते हैं कि ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, इंतजाम ये किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, और फिर फायर सीजन इसी तरह की बातों में चला जाता है। और हर साल हम बहुत सारी वन संपदा जो हमारी नुकसान उसका होता है, कहीं ना कहीं हम मानव जन की हानि भी बहुत देखने को मिलते हैं कि कई जंगलों में इंसानों की जल करके मृत्यु हो जाती है और जो हमारे जानवर हैं वो भी जल जाते हैं। तो ये हर बार होता है क्योंकि हमारा 71% लगभग जो राज्य का भाग है वो वन प्रदेश है, उसके बाद भी हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की जो एक नाकामी है वो इसके पीछे साफ दिखाई देती है कि सरकार और जो विभाग है वो इसके लिए पूर्णतया सजग नहीं है और इस पर कोई भी ऐसी योजना नहीं बना रहा है जिससे इस पर रोक लग सके। और हम इसे अगर मानव जीवन से जोड़े तो हम कह देते हैं कि लोग बीड़ी सिगरेट फेंक दे रहे हैं इसलिए आग लग जा रही है, कई बार और भी बहुत से कारण होते हैं। तो हम उसके लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं। हमने ना ही कोई सजा का प्रावधान इतना कड़ा बनाया है और ना ही सजा मिलती है उन लोगों को जो ऐसा कर रहे हैं। और इसके पीछे और भी बहुत से कारण हैं कि हम बहुत सी लीपापोती और जो बहुत से घोटाले होते हैं उनको छुपाने के लिए भी नजरअंदाज कर देते हैं कि आग लग रही है तो बहुत सी फाइलें कहीं ना कहीं दब जाएंगी और बहुत सा नुकसान जो हुआ है वो इसके पीछे छुप जाएगा। तो लेकिन इसके लिए सरकार को और विभाग को पहले से उचित कदम उठाने की जरूरत है। हर बार ये बहाना बनाना कि हम कदम उठा रहे हैं ये नहीं चलेगा, वरना हम इसी तरह से उत्तराखंड में नुकसान होते हुए देखते रहेंगे। जी बिल्कुल। और वीरेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूकेडी के नेता है। वीरेंद्र जी, पिछली कई सरकारों में गर्मी का मौसम आते ही इस तरह की आग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ जाती हैं, लेकिन एक के बाद एक जो तमाम सरकारें आई, लेकिन अभी तक कहा जाए कि कोई ठोस प्लान तैयार नहीं किया गया है। के न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, वन भवन तो बहुत बड़ा बन गया है देहरादून में, और उसमें कर्मचारी भी हैं, संविदा कर्मचारी भी हैं, आए दिन निकाले जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, जब मुसीबत आती है तो रखे जाते हैं, जिस जगह से भी हाल में रखे गए हैं जी। आप ये देखिए कि उत्तराखंड को बने 21 वर्ष हो चुके हैं, वनों पर क्या इन्होंने जिम्मेदारी दी है, रेंजर को, जो ऑफिसर को और मंत्री को। अब आप पिछला उठा के देखें तो बीजेपी का काल था, उसमें वन मंत्री हमारे हरक सिंह रावत जी थे, तो आप देख रहे हैं कि वो घोटाले पे घोटाले आज खुल रहे हैं। बुलेटिन है अभी
आज उन्होंने अपना दल बदल दिया, तो आज ये आग तो पिछले 21 सालों से लग रही है उत्तराखंड में। हर जनमानस त्रस्त है, नेता मस्त है। और अगर आप देखें तो अभी हाल में पिछले हफ्ते ही सप्ताह एक महिला आग बुझाते हुए वन में, उसके घर के बगल में ही वन बुझाते हुए उस महिला को आग नहीं लपेट लिया और वो जल गई, और वहां पे कोई भी अधिकारी, कोई भी वन का कर्मचारी नहीं आया। जबकि पूरी खबर जब सोशल मीडिया में चली तब देखने को मिला कि भाई इसकी जो आग वनों में आग लगी थी उसके बाद में बाघों की अगर हम बात करें, जंगली जानवरों की बात करें, तो शहरों की तरफ, गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि आग जब लगती है तो जंगली जानवरों को गर्मी महसूस होती है और भागते हैं, और उसकी वजह से वो आदमखोर हो गए हैं। वो लोगों को खा रहे हैं, मार रहे हैं, अपने को बचा रहे हैं, या अपने को बचाए या आदमी को खाए। तो इस तरीके से ये दुर्घटनाएं हो रही। दूसरी बात, पानी की बात, हर घर जल, हर घर नल। इन्होंने पाइप तो बिछा दिए, टंकी भी लगा दी है, सब कुछ लगा दिए, पर वो टंकी सारी सूखी हुई है, नल के सारे सूखे हुए हैं। कहाँ से जल है? कोई स्रोत नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आज से नहीं है, 22 साल हो गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उत्तराखंड में बने, पर कितने बड़ा वन विभाग तो बना दिया, पर उसमें जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हर कर्मचारी को निकाला जाता है, फिर बढ़ाया जाता है। पिछले बार अगर आप देखें तो 1 साल पहले 350-400 कर्मचारी निकाल दिए थे, वन विभाग के जो लगे हुए थे। अभी फिर इन्होंने 700-800 जो भर दिए कि हमने इमरजेंसी के लिए भर दिए। भाई आप लोग क्यों नहीं करते? आप फॉरेस्ट का एक आम इंसान वहां पे क्यों नहीं पैरवी करता? आप ये बताइए कि रेंजर हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, उनके फॉरेस्ट गार्ड हैं, आप ये बताइए कि उनके जो जनमानस वहां पे जिनको क्षति हो रही है उनको क्या सुविधा दे रहे हैं? जब वो जनमानस मर जाता है, बाघ के द्वारा खाया जाता है या जल जाता है, उसको क्या सुविधा दे रहे हैं? क्या उसको इंश्योरेंस पॉलिसी दे रहे हैं? क्या उनको मूल सुविधाएं दे रहे हैं? वो गांव वाला आदमी खुद ही झाड़ी लेके फूक रहा है, बुझा रहा है, आपको बुझा रहा है। तो आप ये देखिए, हमारे संसाधनों को पूरा डाका डाला जा रहा है। और भ्रष्टाचार फॉरेस्ट में अगर आप उठा के देखिए, बिहारी की हालत देखिए, असर रोडी पे हमारे मौंड के पास जो जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो जैसे लोग आंदोलन करते हैं 2 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, उसके बाद वो साफ हो जाते हैं। भाई वो करोड़ों अरबों रुपए की जो जंगल बेचे जा रहे हैं, जो पेड़ बेचे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है और इसका नुकसान किसको? रात देहरादून में आप देखिए, देहरादून का अगर टेम्परेचर अगर हम उठा के देखें तो कितना टेम्परेचर हाई पहुंच रहा है। हर घर, हर जगह पेड़ पे पेड़ कटाना हो जाए, भू माफिया चरम सीमा पर है। जंगलों के जंगल साफ होंगे तो उससे ऑटोमेटिक आप पता ही जो छोटे मोटे थोड़े बहुत जंगल बचे भी हमारे पहाड़ों के, गढ़वाल और कुमाऊं के, वो खत्म हो रहे हैं। आप मेरे साथ खुद चलिए, हमने खुद गवाह हैं, हम देखें, पूरा पहाड़ घूमते हैं, देखते हैं कि वहां की स्थिति ऐसी है। और बाहर के आए हुए लोग वहां पे IRC का अड्डा बना लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उन पर क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं? ठीक है, वो सिगरेट बीड़ी से अगर हमारे संसाधनों को नुकसान पहुंचाते तो उन पर जुर्म लगाया जाए, उन पर पेनल्टी ली जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। पर लेकिन नहीं, कोई भी पॉलिसी नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना बड़ा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, अरबों खरबों रुपए के घोटाले इसमें होते हैं, लेकिन कर्मचारियों को सुविधा नहीं दी जाती। ये सरकारें 10 साल इनको हो गए तो 5 साल इनको और मिला। मेरा बीजेपी के श्री प्रवक्ता जी से अनुरोध है, निवेदन है कि ऐसी ठोस पॉलिसी बनाए कि थोड़ा सा उत्तराखंड के जो हमारे संसाधन है, मेन जल जंगल जमीन, अगर ये हमारी बची रहे। ठीक है, संदीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। लगातार आग लग रही है उत्तराखंड में, और पिछले एक हफ्ते में देखा जाए तो जिस तरह से आग की घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कहीं ना कहीं जो वन विभाग है उसमें जो पद है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खाली है। ये भी एक एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि पद जो है वो खाली है, इसकी वजह से भी जो कहा जाए कि नज़र नहीं रख पाई जा रही है वहाँ पर जो वन है, और इसीलिए आग लग रही है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है ये आग लगने की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं? टेम्परेचर एक बढ़ना एक कारण हो सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या वजह है? संदीप जी। शांतनु जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ। हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही? जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो शांतनु भाई, सबसे पहले तो जो प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार है ये केवल गुमराह करने का काम करती है। प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट विभाग के तमाम हजारों पद खाली हैं, लेकिन सरकार ने उनको खाली रखा है। चुनाव के समय में सरकार केवल लोगों को बरगलाने का काम करती है। हमारे वन विभाग के जितने भी कार्यालय हैं, कहीं भी अधिकारी पूर्ण रूप से अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सारी वैकेंसियां खाली हैं। रही प्रदेश की बात, तो मुख्यमंत्री जी के पास आज की डेट में वन विभाग माननीय सुबोध उनियाल जी के पास है, और समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कितनी बार कर चुके हैं, लेकिन तमाम को इन्होंने जो लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। आज उत्तराखंड के अंदर कम से कम 250 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है, और लगभग 6000 करोड़ का नुकसान वन संपदा को हुआ है। और सरकार ने इन जंगलों के लिए कोई भी ऐसी योजना, आग से बचने के लिए कोई भी ऐसी योजना या कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे कि हमारे पहाड़ के जंगल सुरक्षित रह सके। केवल सरकार युवाओं को बरगलाने का काम करती है। और जैसे आपके कुछ आपने पहले भी सुना होगा, फॉरेस्ट गार्ड में भर्ती थी जो,
उसको भी जिस प्रकार से उसमें धांधली हुई, सरकार उस पर आज चुप्पी बैठी, सादे बैठी है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि कम से कम इस उत्तराखंड प्रदेश का जो वातावरण है, उत्तराखंड के जो जंगल है, वो पूरे उत्तर भारत को कवर करते हैं, पूरे ऑक्सीजन रिलीज पूरे उत्तर भारत तक उत्तराखंड की करते हैं। हमारे प्रदेश में दुनिया भर के डैम बने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बिजली की समस्या उत्तराखंड के अंदर है। हमारे यहाँ अलकनंदा जैसे ग्लेशियर आज अप्रैल के महीने में पिघलने लगे हैं, तो जो हमारे जंगल जल रहे हैं, अगर अप्रैल में ये समस्याएं हैं तो आगे मई जून में क्या समस्याएं होंगी। भारत ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत लोगों को 1-1 रुपए में प्रत्येक घर में नल तो बिछा दिया है, लेकिन उन पर पानी नहीं है और गरीब आदमी के पास बिल पहुंचने लग गया है। जब नलों में पानी नहीं है तो गरीब आदमी बिल कहां से देगा। केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में और भारत में भारतीय जनता पार्टी ने केवल युवाओं को बरगलाने का काम किया है। जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक करते हैं केवल देहरादून में बैठकर, एसी रूम में बैठकर समीक्षा बैठक करते हैं मंत्रियों से, लेकिन गांव में और जंगलों में जाने के बाद आप देखते नहीं कि हमारा वहां पर फॉरेस्ट गार्ड है या हमारे वहां पर दरोगा है या जो भी हमारे कर्मचारी है वो वहां पर कोई उपस्थित नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतना चाहती है विभिन्न जाति धर्म को लेकर, और जंगल में जमीन पर कोई काम नहीं करना चाहती है। आप देखो पहाड़ में हमारे चमोली जिले में कितने गांव ऐसे जो लोग अप्रैल के महीने में पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर हमारे जो हिमालय ग्लेशियर है, इन आग की लपटों के कारण हमारा हिमालय ग्लेशियर पिघलने लग गया है। अगर अभी ये स्थिति है अप्रैल में, तो मई जून में क्या होगा। सरकार का इस पर कोई सुध नहीं ले रही है और सरकार केवल दिल्ली से और देहरादून तक केवल भागादौड़ी कर रही है। आज प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश में न ग्रीन बोनस हमें मिला है, न कोई हमारे प्रदेश के अंदर कोई औद्योगिक कोई योजना लाई है, न कोई ऐसा भी विशेष राज्य का दर्जा हमारे उत्तराखंड को नहीं दे पाई है। तो मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी सरकार की नाकामी है ये। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का युवा जाग चुका है और आने वाले समय में अगर सरकार इस पर सुध नहीं लिया तो हम भी आंदोलन करेंगे। ठीक है, जपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जपेंद्र जी वापस आएंगे आपके पास। नरेंद्र सेठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे कमेंट लेते हैं। सर, देखिए टेम्परेचर बढ़ना तो एक कारण है, लेकिन आपको क्या लगता है सर और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से खबर ये सामने आ रही थी कि जिस तरह से लोगों को जंगल से दूर किया जा रहा है, और एक महत्वपूर्ण जिस तरह से मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पर लिखा था कि चीड़ की जो पत्तियां हैं उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं जंगलों में जो आग है वो लग रही है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जंगलों में आग लगने का अचानक से क्या रीजन हो सकता है? जी शांतनु जी, देखिए हमारे सामने एक चीज आई है बिल्कुल कि ये सर्वविदित है कि आग आज पहली बार नहीं लग रही है। आग हमेशा लगती आई है और ये कई वर्षों से लगती आई है, लेकिन ये निर्भर करता है कि हमारी सरकारें किस तरीके से आपदा प्रबंधन में सजग खड़ी होती हैं और किस तरीके से पुख्ता प्रबंध करती हैं ताकि समय रहते आग पर काबू तो पाया जा सके, और साथ ही ये देखा जा सके कि वहां की जो वन संपदा है और वहां जो वन्य जीव हैं उनको कैसे बचाया जा सके। अभी हम चर्चा सुन रहे हैं सभी पैनलिस्ट की, हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन मेरे को बड़े उससे कहना पड़ रहा है कि हम लोग आपदा प्रबंधन के ऊपर चर्चा ना करके हम लोग फिर दोबारा राजनीति की तरफ चले जाते हैं। उत्तराखंड एक इतना सुंदर प्रदेश है कि यहाँ पूरे देश से, सभी राज्यों से और विदेशों से पर्यटक यहाँ पे बहुत आस के साथ आते हैं कि एक सुकून के साथ वो कुछ यादें लेके जाएंगे। और जब उनको ये पता लगता है कि यहाँ पे वन सुरक्षित नहीं है या इस तरह की आग की घटनाएं होती हैं, तो वो अपना मन बदल लेते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर उत्तराखंड जैसे यहाँ सबसे ज्यादा बारिश के मौसम में इतनी अथाह बारिश होती है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है, अगर आप इस तर्ज पे जाएं जैसे कभी अंग्रेज लोग क्या करते थे, बारिश के समय पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक उनका प्रोजेक्ट होता था, जिसके तहत जो बारिश का पानी है उसको संचित कर लेते थे और समय रहते जैसे उसको कहीं पंप नहीं करना पड़ता था और वहीं से उसको आग बुझाने के काम में उपयोग में लाया जा सकता था। तो ये सब प्रबंधन की और योजनाओं की नियोजन की आवश्यकता है, और इस नियोजन में अगर सरकार कुछ पहले से पुख्ता प्रबंध नहीं करती तो ये सरकार की विफलता तो है ही है, लेकिन यहाँ के नियोजनकर्ताओं के साथ का भी एक बहुत बड़ा उनके ऊपर जिम्मेदारी है। मुझे लगता है जिस जिम्मेदारी में वो बिल्कुल फेल साबित होते हैं। अगर आपदा होता है, आपदा प्रबंधन का मतलब स्वतः स्पष्ट है, उस अर्थ का, उसका शब्द का ही अर्थ स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन मतलब कि आपदा के समय आप किस तरीके से एकदम स्वयं सजग रहेंगे, तैयार रहेंगे। आपके चॉपर्स तैयार रहने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स तैयार रहने चाहिए, आपका जो दल है पूरा वो मुस्तैद रहना चाहिए, सिर्फ 1 मिनट की कॉल के ऊपर वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। तो ये सारी चीजों को देखने की आवश्यकता है। सिर्फ इसके ऊपर हमें राजनीतिक बयान नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण हैं वो रह रहे हैं और जिस तरीके से वो एक सिर्फ भगवान के भरोसे रहते हैं,
तो जहां सरकार की विकास की किरणें भी देर तक पहुंचती हैं, तो उसको हम किस तरीके से सुरक्षित कर सकें और उनके अंदर एक सुरक्षा का वातावरण पैदा कर सकें। जी शांत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये तमाम जो सवाल है इनके जवाब हम जपेंद्र जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी चर्चा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द। और ये जो जिस तरह से आप नरेंद्र सेठी जी ने कहा कि राजनीति जिस तरह से हो रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आपदा के समय जो प्रबंधन है वो दुरुस्त होना चाहिए। तो इसी पर जवाब लेंगे नपेंद्र जी से, लेकिन उसके बाद फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आपको चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है, ये सुनते हैं। राज्यों में और बंगाल में देखें तो भारत सेवा श्रम संघ का कार्य वैदिक धर्म की स्थापना के लिए कैसे अत्यंत सार्थक रूप से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका एक जीवंत उदाहरण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। देश के अंदर हर प्रमुख तीर्थों में, हर महत्वपूर्ण स्थलों पर भारत सेवा श्रम संघ अपनी सेवा और वैदिक धर्म के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। आज मेरा सौभाग्य है कि लगभग 3 वर्ष बाद मुझे फिर से यहां पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने अप्रैल 19 में इस आश्रम में आया था, और तब भी यहाँ पर स्वामी श्री असानंद जी के साथ यहाँ के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था। इससे पहले मुझे या मेरे पूज्य गुरुदेव को अनेक बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ था। 2012 में भारत भर के भारत सेवा श्रम संघ के सभी सन्यासी स्वयं गोरखपुर में पधारे थे, और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने स्वामी प्रणवानंद जी की दीक्षा के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक भव्य आयोजन भी आयोजित किया था। भाइयों बहनों, भारत की सनातन धर्म की परंपरा इन्हीं पूज्य संतों के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में निरंतरता लिए हुए है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमें चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर फिर से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत सेवा श्रम संघ केवल कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसके व्यावहारिक स्वरूप पर भी पूरी मजबूती के साथ उसे अंगीकार भी करता है, उसका पालन भी करता है। और यही कारण है कि देश के असंख्य लोगों की श्रद्धा और विश्वास का पात्र यह संगठन बना है।
आज मेरा सौभाग्य है जगत जननी मां भगवती की महाअष्टमी के पूजन के साथ भारत सेवाश्रम संघ के साथ मुझे जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि भारत सेवाश्रम संघ पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज की शिक्षाओं का निरंतर आने वाली पीढ़ी में भी प्रचार प्रसार करते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। भारत सेवाश्रम संघ के इन सभी कार्यों के प्रति मेरा सदैव सहयोग रहेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं भारत सेवाश्रम संघ और उनकी सेवा और समर्पण के पूरे अभियान के प्रति सदैव बना रहेगा। आप सबको महाअष्टमी और कल नवमी की पुण्यतिथि है, इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप गोरखपुर में महाअष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे भारत सेवा आश्रम में। वापस लौटते हैं चर्चा पर। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज का जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आपको एक बार और बता देते हैं। पहाड़ों पर आग जिस तरह से लगी हुई है और उसके बाद से किस तरह से संकट आम जनजीवन के लिए वहां पर उत्पन्न हो गया है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, ये तमाम जो समस्या है वहां पर उत्पन्न हो गई है। इसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कुंवर जपेंद्र जी आपके पास आते हैं। सर, तमाम आरोप जो है वो लगातार आपके ऊपर लगा दिए गए। राजनीतिक बयानबाजी नहीं चाहिए, कुछ इसके लिए ठोस उपाय करने चाहिए। इस आपदा की घड़ी में आपका जो प्रबंधन है वो उचित नहीं है, वो ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा मात्र और मात्र विपक्ष का मानना और कहना है अपनी कोरी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाने की है और उसके लिए पूरे विभाग को एक विभागीय आदेश भी जारी हो चुके हैं और सभी अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है। सभी सर, आदेश जारी अभी तक कितनी जगह आग जो है वो बुझाई जा चुकी है? आदेश तो जारी हो रहे हैं सर, पिछली सरकारों में भी होते रहे, सरकार में भी हो रहे हैं। ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है, हमें कुछ टेक्निकल चीजों को भी समझना चाहिए जी। ये केवल उत्तराखंड के साथ नहीं है, ये हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, वहां पे भी इसी तरह से होता है। अन्य पर्वतीय जनपदों में या राज्यों में भी ऐसा होता है। और जहां तक रही बात भ्रष्टाचार को लेकर, सरकार बहुत सख्त है और बहुत सजग है। किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त सरकार ने ना किया है ना करेगी। और जिस तरह से विभागों को अपना काम करना चाहिए, पूरा वन विभाग, पूरे विभागीय अधिकारी सब आग बुझाने की प्रक्रियाओं को अंजाम देने के लिए। वन विभाग में कर्मचारियों की कमी है, पद वहां पर खाली पड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं भरा जा रहा है? सरकार आखिर क्यों नहीं भर रही है? सरकार ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि जो 22,000 रिक्तियां हैं प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में, उन सबको भरा जाना है और उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुनरावृत्ति हुई है। जनता ने अपना भरोसा जताया है और जनता के उस भरोसे और उस वोट के भरोसे को कायम रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, युवा कर्मठ मुख्यमंत्री सजग हैं और उन भर्ती प्रक्रियाओं को स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत जल्द हम देखेंगे कि जो जितने भी चुनाव से पूर्व वादे किए गए थे, उन वादों को पूर्ण विराम लगाने के लिए सरकार ने अपने काम शुरू कर दिए हैं। और आग पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार अपनी प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह से सजग होकर कार्य कर रही है। लेकिन विपक्ष की कोरी राजनीति का कुछ नहीं किया जाता। हम इस पे समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे, सरकार इस पे एनर्जी भी व्यर्थ नहीं करना चाहेगी। सरकार के बिल्कुल जपेंद्र जी, विभागों के लिए कई सवाल है भी आपसे, लेकिन आपको बता दें कि ये कई सवाल आपके सामने खड़े हो रहे हैं। सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर से, और अष्टमी के अवसर पर पूजा अर्चना करने पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। सीधी तस्वीरें गोरखपुर से देख रहे हैं आप, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें गोरखपुर से, जहां पर भारत सेवा आश्रम में पहुंचे हुए योगी आदित्यनाथ और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी के अवसर पर भारत सेवा आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में पूजा अर्चना की। और अब वापस आते हैं, जिस तरह से आप जपेंद्र जी आप कह रहे थे, संगीता जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से ये जपेंद्र जी का कहना है कि तमाम जो वादे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो सिर्फ झूठे आरोप लगा रहा है। संगीता जी। जपेंद्र भाई, आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष एक कोरी राजनीति कर रहा है, तो देखिए उत्तराखंड को बचाना एक पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जी। आप हमेशा विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं। आप तो ये बताइए कि पिछले 5 साल भी आपकी सरकार थी और अभी भी जनता ने आपको ही मौका दिया है, तो ऐसा हम लगातार क्यों देख रहे हैं? ये पहली बार आग नहीं लगी है उत्तराखंड में कि आप कह दें कि इसको बचाने का इंतजाम किया जा रहा है, इस पर काम हो रहा है। आप पहले से ये सोच करके क्यों नहीं रखते कि जब फायर सीजन आएगा तो ऐसी घटनाएं होंगी और हमें तुरंत इस पर कोई एक्शन लेना है, तुरंत हमें कार्रवाई करनी है। पिछले मैं एक दिन की बात बताऊं तो एक दिन में 32 जगह आग लगी और 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर आप विफल रहे आग बुझाने में। जो सरकार थी, जो विभाग था, वो आग बुझाने में विफल रहे। तो ऐसा क्यों हुआ? आप सब जगह ऐसी चीजें मुहैया क्यों नहीं कराते? आपको नहीं पता कि चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या टिहरी, रुद्रप्रयाग, इन जिलों में आग लगेगी और ऐसे कांड होंगे, तो आप त्वरित कार्यवाही क्यों नहीं करते? जितने में आप कार्यवाही करते हैं उतने समय में तो हमारी बहुत सी वन संपदा नष्ट हो जाती है। इसका भुगतान आखिर कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा जो चीजें नष्ट हो रही हैं? और कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी इसका बहुत असर पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड जो एक सुंदर सा राज्य है और यहाँ लोग पहाड़ों, पर्वतों, जल, जंगल, जमीन की वजह से ही इसको इतना प्यार करते हैं। बाहर से ठीक है संगीता जी, जवाब ले लेते हैं। पर्यावरण की आप स्थिति देखिए, जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं संगीता जी। तो आप ये मत बताइए कि विपक्ष क्या कर रहा है, आप ये बताइए कि आप इस पर क्या पुख्ता कदम उठा रहे हैं या क्या न्यू टेक्नोलॉजी ला करके कुछ आपने योजना बनाई है? ऐसे कौन सी योजना बनाई है जिस पर आप काम करके इसे आने वाले? ठीक है संगीता जी, जवाब ले लेते हैं। सर बताइए, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हैं, कौन सी योजना बनाई है ताकि ये आग पर काबू पाया जा सके? संगीता बहन, ऐसा नहीं है। आपदा प्रबंधन विभाग पूरी सजगता के साथ काम करता है, लेकिन जिस तरह से आप सरकार के कामों पर नजर रखते हैं, निश्चित तौर पर हमें भी विपक्ष के बयानों पर और विपक्ष के भ्रमित करने वाले जो हमारे बयान होते हैं, हमें भी उस पर बोलने का अधिकार है कि अगर आप सच्चाई को जानकर सच्चाई को नकारेंगे, आपदा प्रबंधन विभाग आपको भी पता है कि समय पूर्व अपनी तैयारियां करके रखता है। अब आग लग गई, उस आग को कितनी जल्दी बुझाना है और उस पर काबू पाकर प्रदेश को नुकसान से कितनी जल्दी बुझाना है, बचाना है, ये एक सिस्टम का काम होता है। सिस्टम बेहतरी से अपना काम करता है, लेकिन अब आप राजनीति का क्या करेंगे? विपक्ष सर नई तकनीक कौन सी लेकर आ रहे हैं, ये सवाल का जवाब दीजिए ना जपेंद्र जी। फरवरी सिर्फ 1 माह भी नहीं हुआ है और 1 माह में जितना हमने नुकसान झेला है, तो अगर ये तैयारी हमारी पहले से होती तो कहीं ना कहीं हम इस नुकसान से बच पाते। बात इस बात पर हो रही है कि हमने इतना नुकसान आप सुझाव दीजिए, आप लोग सुझाव, अगर जो अच्छा सुझाव देंगे तो 5 साल निकल गए, आगे 5 साल। ठीक है जपेंद्र जी, संगीता जी वापस आएंगे आपके पास। नरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, नरेंद्र सेठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नरेंद्र जी, आप नरेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। शांतनु जी, हम सब प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरे को इस तरीके का निचोड़ निकल के सामने नहीं आ रहा है कि आप ये सोचें कि आपदा प्रबंधन जिसके ऊपर चर्चा है हमारी, आपदा प्रबंधन है क्या? पहले तो ये समझने की कोशिश होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन बिल्कुल ऐसा कार्य है जैसा सेना का हमारी सीमाओं पर है। हमारे जिस तरीके से एक एक देश के नागरिक की सुरक्षा का दायित्व हमारे सैनिकों पर है, हमारी भारतीय सेना पर है, उसी तरीके से जिस तरीके से वनों से जो बेजुबान जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनको किस तरीके से बचाया जाए, वन संपदा कैसे बचाई जाए इतनी करोड़ों रुपए की, उसके ऊपर हमारी चर्चा होनी चाहिए। अब हमारे पास जिस तरीके से आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन को बिल्कुल सेना की तर्ज पे सुदृढ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपनी खाना पूर्ति करी और कह दिया कि ये रिक्तियां थी, ये भर गई थी। उन फॉरेस्ट गार्ड को उतनी ट्रेनिंग, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं है, उनका प्रशिक्षण ही नहीं है, तो वो क्या जाके करेंगे? वो आग बुझाएंगे कैसे? और मैंने जो कहा कि आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है और चॉपर्स की आवश्यकता है, ट्रेंड वहां के कर्मचारियों की आवश्यकता है जो कि इस आग पर काबू पा सकें, और पहले से पुख्ता उसके इंतजाम होने चाहिए। ये नहीं कि आग लगी और उसके बाद यहां से आग बुझाने वाले जा रहे हैं, तब तक तो आग स्वाह कर देगी पूरा का पूरा।
हमारा 54,000 वर्ग किलोमीटर का ये जो प्रदेश है उसमें 70% हमारे वन का क्षेत्र है, और इस वन के क्षेत्र से ही आकर्षित होकर देश और विदेश से यहाँ पर्यटक आते हैं। यहाँ 4 धाम है, नैनीताल है, मसूरी है, रानीखेत है। और अगर वन का क्षेत्र और यह प्रदेश वनों से, आग से सुरक्षित ही नहीं होगा तो आप सोचिए कि पर्यटन पर कितना कुप्रभाव पड़ेगा, जो कि यहाँ की रीढ़ है, यहाँ का आर्थिकी की रीढ़ है, यहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा जिसका कंट्रीब्यूशन है, उस चीज को हम कैसे नकार सकते हैं? हम चर्चा इस बात पे करनी चाहिए हमें। जी शांतनु जी। जी जपेन जी, जवाब दीजिए, क्या उनको बेहतर ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल पा रही है? इक्विपमेंट उनके पास नहीं है हाईटेक, उनके पास चॉपर नहीं है जो कि जंगलों में आग लगी है उसको बुझा सके? जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, ऐसा नहीं है कि विभागीय कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। उनका संख्या बल बढ़ाने की आवश्यकता है, सरकार उस पर पूरी तरह से निर्णय ले रही है और उनके संख्या बल को बढ़ाने की दृष्टि से निश्चित तौर पर काम आगे बढ़ चुका है। हमारा 70% क्षेत्र जो है वनों से घिरा हुआ है, और जब जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है अप्रैल मई में, तो सूखे की वजह से पत्ते सारे सूख जाते हैं। उसके बाद विभागीय कर्मचारी एक खाई खोदने का काम करते हैं ताकि अगर किसी एक पार्ट पे आग लगे तो वो आग आगे बढ़े ना। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि 70% से ज्यादा वन क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी फोर्स की जो आवश्यकता है उसे सरकार भी महसूस करती है और उसे बढ़ाने की तरफ निश्चित तौर से कदम आगे बढ़ चुके हैं। हम सर, सरकार अगर महसूस करती होती तो जितना बजट वन विभाग मांगता है उसका बमुश्किल 30% बजट दिया जाता है। मतलब क्या है, ये सरकार क्या गंभीर नहीं है इसके प्रति? क्या जंगल जरूरी नहीं है? अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। आप और हम बाद में इसी पे आपकी हमारी चर्चा होगी। अब ऐसा नहीं है, पूरी तरह से बजट भी आवंटित हो रहे हैं, योजनाएं भी बन रही है और उन कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने की दृष्टि से पूरी तरह से उस पर काम भी शुरू हो चुका है। और सरकार का उद्देश्य अपनी वन संपदा को बचाना और जल्द से जल्द आग पर काबू पाकर उस। ठीक है जपेंद्र जी, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी संदीप जी। जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार सेठी जी की बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है तो इस प्रदेश की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश के अंतर्गत, अब सेठी जी ने कहा कि भाई हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड हैं जो एक सेना की तरह काम करेंगे वनों को बचाने के लिए, जब वो पद ही खाली है तो बचाएगा कौन? ट्रेनिंग किसको देगी? लेकिन सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है इस प्रदेश के अंतर्गत। मैं कहना चाहता हूं ना, अगर हम प्रदेश की सरकार से अगर लोग सवाल नहीं उठाएंगे तो हम विपक्ष में हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेश के मुद्दों को उठाना। संदीप जी, पद खाली है, यही बोल रहे ना आप? सर, बीजेपी सरकार बनते ही क्या जो वन विभाग में जो कर्मचारी लगे हुए थे, क्या बीजेपी ने आकर उनको निकाल दिया? इससे 5 साल पहले आपकी भी सरकार थी ना, तो आपने कितना? लेकिन उनकी नहीं ले शांतनु भाई, आप ये देखिए ना, त्रिवेंद्र रावत जी जब मुख्यमंत्री बनते तो कहते हैं कि हम 22,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बनते कहते हैं हम 22,000 पदों पर वैकेंसी निकालेंगे। फिर पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बनते हैं, कहते हैं वो 22,000 का आंकड़ा ये पार ही नहीं कर पा रहे। ये केवल और केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। और इस प्रदेश के अंदर अगर हम कांग्रेस को विपक्ष में रखा इस प्रदेश की जनता ने, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार है कि प्रदेश के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाना है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। मुख्य मुद्दा तो सर ये है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुख्य मुद्दा तो ये है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि जंगलों को बचाने किस तरह से बचाया जा सके उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो राजनीति कर रही हैं। और वीरेंद्र सिंह जी पर्यटन की बात कह रहे थे आप। संदीप जी वापस आएंगे। पर्यटन की बात कह रहे थे, वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जो बाहर से लोग आते हैं उन पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। जिस तरह से वीरेंद्र सिंह जी, अगर बैन लगा देंगे तो उत्तराखंड जो कहा जाए कि पर्यटन जो है एक बहुत बड़ा एक जरिया है आय का उत्तराखंड की, कैसे होगा सर? फिर देखिए सर, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि जो लोग वहाँ पे आके बीड़ी सिगरेट पीते हैं या गलत अयासी करते हैं, उनको भी अंकुश लगाया जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जब आदमी कर्मचारी वहाँ पे होंगे तो क्यों नहीं उनको पर कार्रवाई करेंगे? हमारा ये मेन होता है। दूसरी बात, अभी हमारे नरेंद्र सेठी जी ने बोला है कि हर जंगलों में पानी स्रोत को इकट्ठा हो जाना चाहिए जहाँ पे गड्ढा बना दिया जाए। मैं आपको बता दूं, मैं खुद हकीकत देखी है इतने सालों से
गढ़वाल कुमाऊं में जंगलों में जाके उन्होंने 6 बाय 6 के गड्ढे तो बना दिए हैं, लेकिन उसमें उसको ढंग से पानी का स्रोत को इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाए गए। सिर्फ खाना बजट उसमें लगाया गया, हजारों गड्ढे खोद दिए गए पहाड़ों में, जंगलों में, लेकिन उसमें पानी इकट्ठा हो कहाँ रहा है? अगर आप अभी भी जाके देखें तो वहाँ पानी कहीं है ही नहीं। तो इस तरीके से प्लान तो है, बजट तो आता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। देखिए वहाँ पे हालत, तो वो 6 बाय 6 के गड्ढे तो बना दिए गए भाई, उन्होंने पाइप भी डाल दिए गए, और उसके ऊपर उस पानी को कैसे उसको सर्जन किया जाएगा, कैसे उसको इकट्ठा होगा? वो पानी तो सूख जाता है, जैसे वहाँ पे असेंबल होता है उसके अगले दिन वो सूख जाता है, क्योंकि उसमें उस तरीके से उस टंकी को बनाया नहीं जाता कि वहाँ पे पानी रहे, और कभी इमरजेंसी जिस तरीके से आपदा आए तो उसको उस पानी को हम यूज कर सके जंगलों में। तो ये बड़े सोचने वाली बात है, क्योंकि देखिए वन संपदा में हमारी जो 70% की जो है हमारी वन संपदा, इसमें करोड़ों रुपए आते हैं। आप ये बताइए, पिछले वन मंत्री थे, क्या हुआ? अभी आने वाले 5 साल में वन मंत्री होंगे तो होगा क्या? आप खुद देखिए, हम वन भवन में खुद गए थे। जवाब दीजिए जपेंद्र जी, गड्ढे तो बना दिए लेकिन उनमें पानी एकत्रित नहीं हो पा रहा, क्या वजह है? पानी नहीं तो ढंग से उसमें घोटाले हैं। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जपेंद्र जी जवाब दीजिए। ठीक है, कुछ जगह जहाँ वीरेंद्र जी गए हों, इन्होंने देखा हो, तो वो बयान कर रहे हैं कि जो उन्होंने देखा वो बयान कर रहे हैं। ठीक है, आप यही विपक्ष का यही तो एक काम है कि विपक्ष सार्थक विपक्ष की भूमिका में जो सार्थक रूप से जो सुझाव देता है, जो चीजें देता है, तो सरकार निश्चित तौर पर उस पर काम करने के लिए तैयार है, सुधार करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार है, जनता के लिए है, प्रदेश की सरकार है, प्रदेश के अच्छे के लिए है। सरकार तैयार तो है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि आखिर सरकार करेगी कब, क्योंकि जंगल लगातार जल रहे हैं। और देखिए नरेंद्र सेठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, नरेंद्र सेठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी आएंगे, बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते, छोटे से ब्रेक लिए और ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार जंगलों में जिस तरह से आग लग रही है उत्तराखंड में, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र सेठी जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी नरेंद्र जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? शांतनु जी देखिए, हम दोबारा पहाड़ों पे जो आग लगने की घटनाएं हैं उसके ऊपर हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और लेकिन हम चिंता व्यक्त करने का समाधान जो है उसको ढूंढने में हम कहीं उलझ जाते हैं फिर दोबारा। आप ये देखिए कि हमारा समाज का जो ताना बाना और ढांचा ऐसा है कि शायद 80% घर जो ऐसे होंगे जो अपनी छतों के ऊपर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं ताकि गर्मियों में उनको दिक्कत ना हो। तो हमारी सरकारें इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती हैं कि वो जो करोड़ों की संख्या में ऊपर पशु पक्षी हैं वहां पे गढ़वाल में, कुमाऊं में और वन क्षेत्रों में, और वहां पे वो इस बात को नजरअंदाज कर दें और उनकी व्यथा, उनकी जो चिंता है, उनका जो दर्द है उसको ना समझें। हमारे जो 70 विधायक हैं उसमें 35 विधायक पर्वतीय मूल से आते हैं। उनको दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में उन्होंने स्वयं जीवन देखा है। तो क्या उन्होंने कभी, मैं सिर्फ इनसे जानना चाहूंगा जपेंद्र जी से, और संगीता जी आप भी बताइएगा, वीरेंद्र जी आप भी बताइएगा कि क्या किसी विधायक ने, एक विधायक की मेरे को चिट्ठी बता सकते हैं उसने ये लिखा हो कि मुझे वनों की आग से बचाने के लिए इस बार ये इक्विपमेंट की आवश्यकता है,
एक सिंगल विधायक ऐसा नहीं है, एक भी, और एक भी विधायक ऐसा हो जिसने अपने क्षेत्र में इस बात पर चिंता व्यक्त की हो कि मुझे अपने क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं को लेकर ये वाले पुख्ता प्रबंध करने, मुझे इतने करोड़ का, इतने लाख का बजट आवंटित किया जाए, तो मैं समझूंगा कि उसको वाकई जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि कहने का हक है और अपने क्षेत्र की जनता के लिए वो चिंतित है, उसके सीने में दर्द है इस बात का। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा जाए कि जो सवाल है वो जेन्युइन सवाल। बताइए संगीता जी, क्या आपकी पार्टी के किसी विधायक ने ऐसा कहा? क्या आपकी पार्टी के किसी नेता ने ऐसा कहा? नरेंद्र भाई ने बहुत सही बात कही। देखिए, पेड़ पौधे और पशु पक्षी जो हैं वो एक वोटर नहीं है, कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है। ये जो है वो वोटर नहीं है। अगर ये भी वोटर होते तो इनके लिए भी कोई वादा किया जाता, इनके लिए भी कोई योजना बनाई जाती। चुनाव के समय ही फायर सीजन आता है, अभी चुनाव का समय बीता है, लेकिन हम चुनाव का समय ही आने वाला था, लेकिन इस विषय में क्या बात हुई? किसी के मैनिफेस्टो में क्या ये था? तो राजनीति से ऊपर जाने की जरूरत है। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मेरी आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, हमें राजनीति से ऊपर उठ करके ये सोचने की जरूरत है कि जब अब हमारा मैनिफेस्टो बनेगा तो उसमें पेड़ पौधे, ठीक है संगीता जी, भी बात होगी। देखिए कमेंट सभी से ले लेते हैं, वक्त की कमी है। संगीता जी आपके पास आते हैं। संदीप जी, आप चूंकि विपक्ष में हैं इस वक्त, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। जनता ने आपको भी जो जिम्मेदारी दी है विपक्ष में बैठकर सरकार से सवाल पूछने की, तो आपके विधायक क्या कुछ करेंगे इसके लिए? और जैसा कि नरेंद्र सर ने कहा कि एक भी विधायक जो है, क्या उसने इस तरह की मांग की है कि इतना बजट दिया जाए, जंगलों में ये सुधार की जरूरत है, तकनीक की जरूरत है? अगर मैं कहना चाहता हूं, अगर जनता ने भरोसा जताया है बीजेपी पे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल का कोई जनप्रतिनिधि हो, उसको पूरा अधिकार है और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी पर अपने क्षेत्र की समस्या को उठाना चाहिए। हम इस प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के लिए हमेशा विपक्ष के रूप में खड़े हैं और सड़क से सदन तक हम इस प्रदेश के आम जनमानस के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। रही बात आज जल, जंगल और जमीन की, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को पिछले साल से लेकर, पिछले 2017 से लेकर अब आने वाले इन 5 सालों में अगर कुछ किया नहीं है सरकार ने, तो हमारा सरकार से एक निवेदन है कि पहाड़ के युवाओं के बारे में सोचे, पहाड़ के जंगलों के बारे में सोचे, पहाड़ के उन दूर दरार गांवों में रहने वाले आमजन के बारे में सोचे कि जो इस अप्रैल के महीने में ही पानी के लिए तरस रहे हैं। ठीक है संदीप जी, एक कमेंट लेते हैं, एक वीरेन जी से एक कमेंट लेते हैं, वक्त की कमी है। संदीप जी, जी वीरेन जी, क्या एक मजबूत विपक्ष की तरह से आप जिम्मेदारी निभाएंगे? क्योंकि राजनीति करने का वक्त नहीं है, वक्त है इस वक्त कुछ करने का, कि जंगल जो है वो लगातार जल रहे हैं। वीरेन जी, सही बात बोली आपने सर। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो में था, भले हमें जनता ने नकारा है, हमारा कोई भी एक विधायक नहीं आया, लेकिन हमेशा हम लोग संघर्षशील रहे हैं, प्रयत्नशील रहे हैं और जनमानस के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। ठीक है सर, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। सर फाइनल कमेंट, जपेंद्र जी, क्या कर रही है सरकार और क्या कुछ करेगी आगे, क्या प्लान है? छोटा सा जवाब दीजिएगा। नरेंद्र जी का सुझाव बहुत ही स्वागत योग्य है जी, और आज इस डिबेट के माध्यम से हम लोग संगठन और सरकार के माध्यम से निश्चित तौर पर इसे आगे बढ़ाएंगे कि क्षेत्र के विधायकों को प्रभारी के तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में आग लगने से पहले और गर्मी शुरू होने से पहले प्रबंधन पे अपना रोल अदा करना चाहिए, और उसके लिए उन्हें जो फंड की व्यवस्था है या प्रभारी अधिकारियों के साथ उनकी समय समय पर बैठकें और आने वाली गर्मी से पहले, आग से पहले निश्चित तौर पर उनकी भी भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और कहीं ना कहीं विपक्ष की भी एक भूमिका जो है वो तय होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, संदीप जी, वीरेंद्र जी, जपेंद्र जी, संगीता जी, नरेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार सवाल वही है कि इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा, कुछ इनोवेटिव करने की जरूरत है जिससे कि जंगलों में जो लगातार आग लग रही है उस पर काबू पाया जा सके। तो आज देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।